गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा कॉर्पोरेट लॉ का सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड आज का हमारा टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। लास्ट क्लास में बहुतों को डाउट था रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। हालांकि आई एम क्वाइट श्योर कि जब आपने बीकॉम का ग्रुप ज्वाइन किया होगा, क्लास ग्रुप, तो आपको सेंड कर दिया गया था ये सिलेबस। जितना भी आपका बीकॉम का जो सिलेबस है सारे सेमेस्टर्स का, वो एक पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दिया गया था। बट आप लोगों को स्टिल कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी कॉर्पोरेट लॉ का, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है आपका कॉर्पोरेट लॉ का सिलेबस। ये कोर कोर्स है जिसका कोड है C4। ये डिवाइड किया गया है 5 यूनिट्स में, यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आप कोई भी बुक रेफर करेंगे रिलेटेड टू कॉर्पोरेट लॉ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो बुक का जो कंटेंट्स है, जो इंडेक्स है, वो आपके सिलेबस से मैच करे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। आज का हमारा लेक्चर होगा ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है? इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है वो एक लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक कंपनी फॉर्म होता है। तो कंपनी का एक फीचर है कि इट शुड बी अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब इट शुड बी रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनी को फॉर्म होने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना इज कंपलसरी। कोई भी वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, हमने देखा कि अगर कंपनी को सिंपली कहा जाए तो इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल। तो अगर लोग वॉलंटरी एसोसिएट कर रहे हैं तो उसका इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है। इट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द वॉलंटरी एसोसिएशन दैट क्रिएट्स अ कंपनी, मतलब उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। आगे इट मे बी नोटेड दैट रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर ऑल एसोसिएशंस। तो सारे एसोसिएशंस के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, तभी जाके वो कंपनी बनता है। तो पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स होना जरूरी है। 7 मेंबर्स होगा उसके बाद वो लोग पब्लिक कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर्स कंपलसरी होता है। फिर है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो ये हमने लास्ट क्लास में जब हम डेफिनेशन कर रहे थे कंपनी का, उसमें हमने देखा था कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या होता है। हम फिर से देख लेंगे। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ द लॉ। कंपनी को कहा जाता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल, ऑब्वियसली इट इज आर्टिफिशियल बिकॉज वो खा नहीं सकता है, सांस नहीं ले सकता है। इट इज नॉट नेचुरल एज वी आर, एज वी ह्यूमन बींग्स आर। सो कंपनी क्या है? कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है, उसको पर्सन कहा गया है इन द आईज ऑफ द लॉ। इट इज नॉट अ नेचुरल और रियल पर्सन। However, law deems it to be an invisible and intangible person who can acquire and dispose of property, can enter into a valid contract, can sign through a common seal, etc. तो इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा जाता है? यू कैनॉट सी द कंपनी एज अ पर्सन, वो देख नहीं सकते एज अ पर्सन। इट कैनॉट ब्रीथ, इट कैनॉट वॉक। तो कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा जाता है सो दैट जो कंपनी है वो कुछ भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसमें वो अपने नाम पे कर पाए। ठीक है, ये नहीं कि अगर वो कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो वो अपने शेयर होल्डर्स, अपने जो कंपनी के जो मेंबर्स है, उसके नाम पर जो कंपनी है उसका ट्रांजैक्शंस हो रहा है। तो ये नहीं होता है, इसलिए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहा गया। कंपनी अपने नाम पर ही कैन, कंपनी कैन डिस्पोज प्रॉपर्टी, कैन एंटर, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है कंपनी, एंड कैन साइन थ्रू अ कॉमन सील। कॉमन सील भी हमने देखा था, इट इज अ स्टैम्प ऑफ अ कंपनी, क्योंकि कंपनी साइन नहीं कर सकता। कॉमन सील भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ अ कंपनी, वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर आगे है कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी। अब सिंस कंपनी का अपना खुद का आइडेंटिटी होता है, इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो वो कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, इट कैन हैव own bank account, it can raise loans, incur liabilities and enter into contracts. और आगे है कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी एक सिटीजन नहीं है, बट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो कि in the eyes of the law है। According to law, company is an artificial legal person. Next है perpetual succession.
परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है नेवर एंडिंग और कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस। मतलब कंपनी जो है, कंपनी इज नेवर एंडिंग, वो एंड नहीं करता है एंड उसका एग्जिस्टेंस जो है वो कंटिन्यू करता है, वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकता है कंपनी जो है, जब तक लॉ चाहे। यानी कि जो मेंबर्स है कंपनी के, मेंबर्स चाहे इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे कंपनी के मेंबर्स का डेथ क्यों ना हो जाए, लेकिन कंपनी बंद नहीं होती है, कंपनी स्टिल कंटिन्यूज, इसलिए कहा जाता है परपेचुअल सक्सेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कंपनी का। आगे है एज सच अ कंपनी नेवर डाइज, तो इसीलिए कंपनी जो है, कंपनी का एंड नहीं होता है, कंपनी नेवर डाइज। इट्स लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स, तो कंपनी का लाइफ डिपेंड नहीं करता है उसके मेंबर्स पे। अगर ए बी और सी है, तीनों का ही डेथ हो गया, तीनों ही नहीं रहे, अगर प्राइवेट कंपनी है, तीन है मेंबर्स, तीनों ही नहीं रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कंपनी भी एंड करेगा। वो तीनों मेंबर्स के जो नॉमिनीज है उन लोग कंटिन्यू करेंगे वो कंपनी को। तो वही है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं, बट कंपनी जहां पे है वो वहीं पे रहती है एंड इट एग्जिस्ट फॉर एवर। It means that the membership of a company may keep on changing from time to time, but it does not affect the continuity of the company. However, a company can be dissolved by law. Thus, law creates a company and law alone can end it. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस मीनिंग के अकॉर्डिंग भी कि जो मेंबर्स है उन लोग आए या जाए वो फर्क नहीं पड़ता है उससे कंपनी को, कंपनी विल स्टिल कंटिन्यू एंड कंपनी डिसॉल्व हो सकता है बाय लॉ। सिंस कंपनी जो है वो लॉ के प्रोसेस से ही बनती है, तो लॉ ही चाहे तो लॉ के ही प्रोसेस से वो एंड भी हो सकता है कंपनी। आगे है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, कंपनी लॉ के नजर में एक सेपरेट लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होता है लॉ का, सॉरी कंपनी का। कंपनी हैज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। कंपनी का एक डिफरेंट अपना एंटिटी है, इट हैज अ डिफरेंट लीगल एंटिटी एंड वो अपने मेंबर्स पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। The creditors of the company can recover their money only from the company and the property of the company. तो जो क्रेडिटर्स है वो रिकवर कर सकते हैं अपना मनी सिर्फ कंपनी से एंड कंपनी के प्रॉपर्टी से ही कर सकते हैं। मतलब जो कंपनी के जो मेंबर्स है उन लोग लायबल नहीं रहते इस चीज के लिए, सिंस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कंपनी के नाम पे ही होते हैं। ट्रांजैक्शंस जो कंपनी की है वो शेयर होल्डर्स के नाम पे नहीं रहती है, तो क्रेडिटर्स भी जो होते हैं कंपनी के वो कंपनी से ही मनी रिकवर करते हैं। और वो जो क्रेडिटर्स है वो इंडिविजुअल मेंबर्स को, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, उनको वो स्यू नहीं कर सकते हैं क्रेडिटर्स। Similarly, the company is not in any way liable for the individual debts of its members. The property of the company is to be used for the benefit of the company and not for the personal benefit of the shareholders. तो कंपनी जो है, कंपनी का जो बेनिफिट भी होता है दैट इज फॉर द कंपनी एंड नॉट फॉर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स। जो प्रॉपर्टी है कंपनी का वो भी कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज होगा, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो कंपनी के नाम पे होगा, तो कंपनी का बेनिफिट होगा उस पर और ना ही उसके शेयर होल्डर्स का पर्सनल बेनिफिट होगा, उनका पर्सनल बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट है कॉमन सील। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये हमें पता है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो अगर कंपनी खुद तो साइन कर नहीं सकती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ भी ट्रांजैक्शंस में जो कंपनी एंटर करती है उसमें स्टैंप लगता है कंपनी का, दैट इज नोन एज कॉमन सील। उसमें कंपनी का नाम इनग्रेव्ड होता है। और ये कौन करता है, ये होता है थ्रू सम ह्यूमन एजेंट्स नोन एज डायरेक्टर्स। ठीक है, सिंस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड देयरफॉर इट हैज टू एक्ट थ्रू सम ह्यूमन एजेंट्स नोन एज डायरेक्टर्स। तो ह्यूमन एजेंट्स के थ्रू ये काम होता है कंपनी का, जो कि कहलाते हैं डायरेक्टर्स। The contracts of the company are entered and all its acts are performed through its agent. तो कंपनी के एजेंट्स कौन होते हैं, उसके डायरेक्टर्स। एंड कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, उसका कुछ भी काम होता है, कुछ भी एक्ट होता है, वो उसके एजेंट्स के थ्रू होता है।
Such formal contracts and acts are to be authenticated by affixing company's common law to them. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कंपनी का कॉमन सील जो है वो रहना जरूरी होता है. द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी इज इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर. और ये जो कॉमन सील है वो एक ऑफिशियल सिग्नेचर है कंपनी का, जिसमें कंपनी का नाम इनग्रेव्ड रहता है. Any document which does not bear the common seal shall not be treated as duly authorized and therefore shall not be binding on the company. तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कॉमन सील नहीं है कंपनी का, उसको ड्यूली ऑथोराइज्ड नहीं ट्रीट किया जाएगा एंड वो नहीं कहा जाएगा कि कंपनी लायबल है उस चीज के लिए, क्योंकि उसमें कंपनी का सील नहीं है. फिर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. तो शेयर्स क्या होता है? कंपनी का जो कैपिटल होता है वो कुछ हिस्सों में बांट दिया जाता है, और वो हिस्सा, दैट स्मॉल पार्ट्स, आर नोन एज शेयर्स. The capital of a company is divided into small parts and each part is called a share. और ये जो शेयर्स होते हैं दैट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, वो मूवेबल होते हैं, वो एक पर्सन दूसरे पर्सन से ट्रांसफर हो जाते हैं एंड इट कैन बी सोल्ड और परचेज्ड इन द ओपन मार्केट विदाउट एनी प्रायर परमिशन ऑफ द कंपनी कंसर्न. तो इसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में कंपनी का परमिशन लेना जरूरी नहीं होता है, इट इज इजीली ट्रांसफरेबल. However, लेकिन it may be noted that a company may restrict the right of shares in certain cases. लेकिन ये ध्यान में रखना जरूरी है कि कंपनी जो है वो कुछ कुछ केसेस में रिस्ट्रिक्ट करती है, यानी कि प्रोहिबिट नहीं करती है, बिल्कुल मना नहीं करती है शेयर्स को ट्रांसफर करने से, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कुछ केसेस में. फॉर एग्जाम्पल, इट मे रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड शेयर्स. तो अगर शेयर्स पार्टली पेड है, पूरा पेड नहीं है वो शेयर्स, तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी जो है वो रिस्ट्रिक्ट करे उस शेयर्स का ट्रांसफरेबिलिटी को. लेकिन हाउएवर ये चीज है कि एब्सोल्यूट राइट ऑफ इट्स मेंबर्स टू ट्रांसफर शेयर्स कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड. जो एब्सोल्यूट राइट है मेंबर्स का वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, बस कुछ केसेस में रिस्ट्रिक्शंस रहता है, और एल्स ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज परमिसिबल इन द कंपनी. नेक्स्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी. तो जो कंपनी है वो हमें पता है कि इन द आइज ऑफ द लॉ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन. तो कंपनी खुद ही लीगल ओनर रहता है अपना प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ही ओन करता है, इंजॉय करता है एंड डिस्पोज करता है, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. तो कंपनी ही लीगल ओनर रहता है अपना कैपिटल का एंड अपने एसेट्स का. और जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उन लोग ना ही प्राइवेट और ना ही जॉइंट ओनर्स रहते हैं ऑफ इट्स प्रॉपर्टी. कोई भी शेयर होल्डर ये क्लेम नहीं कर सकता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो मेरा है, आई एम द ओनर. ये नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी इज द लीगल ओनर. The company can control and manage the property in its own name and authority. तो कंपनी ही अपने नाम पे उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल एंड मैनेज करता है. फिर है लिमिटेड लाइबिलिटी. तो ये एक इंपॉर्टेंट या प्रिंसिपल एडवांटेज है ऑफ कैरिंग बिजनेस अंडर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज इज द एंजॉयमेंट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी फैसिलिटी. तो ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी है ये बेसिकली जो मेंबर्स है कंपनी के उन लोग एंजॉय करते हैं, उन लोग का लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहता है. अ कंपनी में बी लिमिटेड बाय शेयर्स और बाय गारंटी. तो देखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैसे होती है और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कैसे होती है. पहला, इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय हिम. तो जो मेंबर्स है कंपनी के उनका लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है बाय शेयर्स. लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब उनका लाइबिलिटी उतना ही रहता है जितना अमाउंट अनपेड है ऑन शेयर्स. मतलब अगर जो शेयर्स है उनके पास, मेंबर्स के पास, अगर वो फुल्ली पेड शेयर्स है तब उनका लाइबिलिटी जीरो, निल है लाइबिलिटी. और वही अगर अमाउंट अनपेड है, अनपेड ऑन शेयर्स, तो उन लोग का उतना ही लाइबिलिटी रहेगा टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड और अनपेड वैल्यू. फिर है इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, जो मेंबर्स है कंपनी के उनका लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है बाय गारंटी. मतलब जितना उनका कंट्रीब्यूशन रहता है टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी उतना तक ही उनका लाइबिलिटी रहता है, उससे ज्यादा नहीं. जितना गारंटी रहता है उतना ही लाइबिलिटी रहता है, उतने तक ही लिमिटेड रहता है उनका लाइबिलिटी. फिर है दस इन सच केसेस द लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द स्पेसिफाइड एग्रीड अमाउंट. तो वही मेंबर्स का जो एग्रीड अमाउंट है, जितना गारंटी किया हुआ है उतने तक ही उनका लाइबिलिटी रहता है, उससे ज्यादा नहीं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.
Thank you everyone.